जो आज का बड़ा टॉपिक है दैट इज द मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन रेट। मतलब एक्चुअल जो टॉपिक है दैट इज कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है, कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, किस तरह की वेरिएशन आती है, किस तरह का ग्राफ आएगा। ओके, तो टेम्परेचर के साथ रिएक्शन की जो स्पीड है वो कैसे चेंज होती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी आज के इस टॉपिक में। तो उससे पहले हम बात ये कर लेते हैं यार रिएक्शन होता कैसे है, व्हाट इज द मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन रेट। देखो, अब जब भी आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम सिंपल बोल सकते हैं इट इज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन्स। रिएक्शन हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद दे कैन, मतलब दे मे और मे नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो हर बार प्रोडक्ट बनेगा, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। पर अगर कोलाइड ही नहीं किए तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता ना। एक रिएक्टेंट उधर बैठा है, एक रिएक्टेंट उधर बैठा है, चलो यार प्रोडक्ट बन जाते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। कोलाइड तो आपस में आके करना ही पड़ेगा, राइट। तो केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन, देयरफॉर सिंपली the rate of reaction can be assumed as the rate at which reactant molecules collide। तो जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था बेटा कि रेट आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्यों है, क्यों करता है, क्यों ऐसा होता है कि आप जब नॉर्मल लिखते हो, जीरो ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करो तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों होता है कि रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, पावर जो मर्जी हो पर डिपेंड तो कर रहा है ना। अगर मैं ये कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ेगा, चाहे nth पावर ले लो आप, इसको nth ऑर्डर ले लो, तो रिएक्टेंट बढ़ाने पे क्यों बढ़ता है, बिकॉज जब आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाओगे, मान लो शुरुआत में रिएक्टेंट के पार्टिकल्स थे 100, तो 100 पार्टिकल्स में कुछ नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे थे, फाइन। उन टोटल कोलिजन में से कुछ कोलिजन आपको प्रोडक्ट बना के देते हैं, बाकी नहीं बनाते। कुछ तो बना के दे रहे हैं ना। मान लो 10% कोलिजन में प्रोडक्ट बना, 90% फालतू गए। बेटा अगर मैं 100 से 10 कोलिजन काम के निकाल रहा हूं तो अगर मैं इसको डबल कर दूं, ठीक है, इसको मैं 200 कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतने टाइम में। इसको मैं 400 कर दूं तो और ज्यादा। तो ऑब्वियसली यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है मैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स अगर बढ़ा रहा हूं तो उनके बीच में जब कोलिजन बढ़ेंगे तो सक्सेसफुल कोलिजन भी बढ़ेंगे। सक्सेसफुल कोलिजन वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये रीजन है कि कोलिजन होना जरूरी है, पर कोलिजन के साथ साथ सिर्फ टकराने से प्रोडक्ट नहीं बन जाता, ठीक है, कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइन। तो और रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। तो पहली चीज तो आ गई कि टकराना जरूरी है, कोलिजन होना जरूरी है। तो एक टर्म आती है बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट, एक आप यूनिट वॉल्यूम ले लो, यूनिट वॉल्यूम में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, यूनिट टाइम पीरियड ले लो, कितने कोलिजन हो रहे हैं, 1000 हुए, 10,000 हुए, 1 लाख हुए, 10 लाख हुए, 50 लाख हुए, जितने भी कोलिजन, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक पर्टिकुलर टाइम में कितने कोलिजन्स हुए, दैट इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि भाई किस स्पीड पे, किस फ्रीक्वेंसी पे कोलिजन हो रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन हुए, मान लिया हमने जी 1 लाख कोलिजन हुए, कितने हुए, 1 लाख कोलिजन्स हुए, फाइन। अब बेटा हर एक कोलिजन तो काम का नहीं था, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी एक चीज होती है, ठीक है। तो 1 लाख कोलिजन में से मान लेते हैं बेटा 10,000 के पास, 10,000 के पास सफिशिएंट एनर्जी थी। अब आप बोलोगे सर एनर्जी क्यों चाहिए, अरे ऐसे थोड़ा ना प्रोडक्ट बन जाता है कि कोलाइड की ओर बन गए। रिएक्शन होने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है कि मिनिमम उसको इतनी एनर्जी चाहिए तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। हम बात करेंगे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आता है उसकी बात करेंगे। तो 1 लाख में से सिर्फ 10,000 के पास सफिशिएंट एनर्जी थी, मतलब वो ये 1 लाख बच्चे पेपर देने गए थे पर 10,000 का जेईई मेन क्लियर हुआ। अरे होता तो ज्यादा का है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 लाख बच्चे पेपर देने गए थे, 10,000 का जेईई मेन क्लियर हुआ और अब ये बैठेंगे जेईई एडवांस के राउंड में। तो अगला राउंड भी है जो उसको क्वालिफाई करेगा, तीनों राउंड्स को जो क्वालिफाई करेगा, ठीक है, मतलब सॉरी राउंड्स तो 2 थे, तो टोटल राउंड्स को क्वालिफाई करेगा वही जाके आईआईटी में बैठेगा,
राइट। तो ये थे जी टोटल कोलिजन, जो टोटल बच्चे 10,000 जो क्वालिफाई किए जेई मेन, इनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी। तो क्या 10,000 के 10,000 आपको प्रोडक्ट दे देंगे? नहीं। नेक्स्ट फैक्टर इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? अरे यार ऐसा थोड़ा ना कि कैसे भी टकरा जाओ, टकराना ही है, ऐसा नहीं है कैसे भी कोलाइड करो। नो, देयर हैज टू बी ए प्रॉपर ज्योमेट्री। इस मॉलिक्यूल को या इस एटम को इसके एटम से ही कोलाइड करना है, राइट। अगर मान लो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनना है ना, इस मॉलिक्यूल में का कार्बन है, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, तो कार्बन को ऑक्सीजन से कोलाइड करना है, तो उसमें कार्बन के साथ कुछ और भी था, ठीक है। मान लो वहां पे ऐसा कर लो, CO है, CO प्लस हाफ O2, तो CO में कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है। अगर बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कोलाइड करके तब तो नहीं होगा ना, CO प्लस हाफ O2 से CO2 बनेगा। तो कार्बन का एक और बॉन्ड बनाना ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन का कोलिजन ऑक्सीजन से होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हो गया तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, उसमें कुछ नहीं होगा, दे विल जस्ट कोलाइड एंड वेस्ट, कोई फायदा नहीं है। तो 10,000 के पास सफिशिएंट एनर्जी थी, और मान लेते हैं बेटा इनमें से सिर्फ 1,000 के पास ही प्रॉपर ओरिएंटेशन थी। तो एक्चुअली आपको जो प्रोडक्ट मिला वो कितने मिले? सिर्फ 1,000, जबकि कोलिजन कितने हुए थे? 1,00,000। तो ये तीन चीजें हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितने कोलिजन हो रहे हैं, उनमें से कितनों के पास सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट या उससे ज्यादा एनर्जी है, और उसके बाद फिर कि उनमें से भी कितनों के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब देखो ये हमारे पास रिएक्शन है, NO प्लस O3, ठीक है, गिव्स यू NO2 प्लस O2, ठीक है। देखो तो रिएक्शन क्या है? NO प्लस O3 गिव्स यू NO2 प्लस O2। ये हमें प्रोडक्ट बनाना है। अब ध्यान से देखना बेटा, NO को कन्वर्ट करना है NO2 में, मतलब नाइट्रोजन के पहले एक ऑक्सीजन से बॉन्ड था, अब उसका दूसरी ऑक्सीजन से भी एक और बॉन्ड बनाना है। तो जो नया बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बन रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो मतलब इस मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन को इसकी ऑक्सीजन से कोलाइड करना है। अब देखो NO में ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कोलाइड कर जा रही है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से तो नहीं करना था ना कोलाइड कुछ, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को थोड़ी बनाना है, नाइट्रोजन को बनाना है। तो पहला ये कोलिजन क्या हो गया? इनइफेक्टिव, कुछ नहीं हुआ इसमें, टकराए और चलो निकल लिए भाई, निकलो। अब यहां पे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। अब ये क्यों गलत? क्योंकि ये सेंटर वाले से कोलाइड कर रहा है यार, आपको साइड में से निकालनी थी एक ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये सेंटर वाले से कोलाइड नहीं करना था, उसको साइड वाले से ऑक्सीजन निकालनी थी। तो ये वाला भी कोलाइड तो ऑक्सीजन से ही किया, पर जिससे करना था वो साइड वाली ऑक्सीजन थी। ओजोन इज अ बेंट मॉलिक्यूल, साइड वाले ऑक्सीजन से करना था, मिडल वाली से नहीं करना था, तो ये भी इनइफेक्टिव हो गया। थर्ड में जाके अब ये नाइट्रोजन, ठीक है, अब जाके ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से कोलाइड किया, तो अब जाके उसको तोड़ के निकालेगा और ये O2 रह जाएंगे, समझे। तो दैट इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये NO2 बना। तो मतलब जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो बहुत सारी पॉसिबल ओरिएंटेशंस होती हैं, उनमें से कुछ ही सही ओरिएंटेशन होती है, करेक्ट ओरिएंटेशन। तो ये चीज होगी। तो बेटा टोटल अगर हम इनको समराइज करें तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जिस पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन क्या होगा, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन किन चीजों पे डिपेंड किए? एक तो आ गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे Z से। फिर एनर्जी फैक्टर कि जी इतने कोलिजन हुए, उनमें से कितनों के पास थी सफिशिएंट एनर्जी, तो मल्टीप्लाई कर लो कि जी 10% के पास थी तो 0.1 आ गया, है ना। जितने भी कोलिजन हुए उसके 0.1 के पास सफिशिएंट एनर्जी थी। फिर उसके बाद आ गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, कि उनमें से भी फिर इतनों के पास सफिशिएंट या प्रॉपर ओरिएंटेशन थी, तो ये Z आ गया। एनर्जी फैक्टर को F से डिनोट किया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर को P से डिनोट किया। तो इफेक्टिव कोलिजन ZFP या PFZ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। चलिए यहां पे N भी ले लेते हैं, nth ऑर्डर। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी मान के चलें तो रेट K के बराबर आ जाएगा, और रेट किसके बराबर है? अभी नंबर ऑफ जो इफेक्टिव कोलिजन हुए उन्हीं में तो प्रोडक्ट बना,
तो उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो वही तो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट इज इक्वल टू के, और के फिर किसके बराबर आ जाएगा, पी एफ जेड, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंटू एनर्जी फैक्टर इंटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये जो आपका एफ है एनर्जी फैक्टर, ये है ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्या है ये है ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय टी, माइनस ई ए बाय आर टी इज that is a fraction of molecules having sufficient energy कितनों के पास sufficient energy थी, ठीक है, वो आ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर है। ये पार्ट याद रखना कि e रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी फैक्टर को, कि कितनों के पास सफिशिएंट एनर्जी थी, और ये आ गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू जेड। अब ये है आपके टेम्परेचर के साथ के का रिलेशन, कि टेम्परेचर को चेंज करने से के कैसे चेंज होता है। तो आर्हीनियस, इसी को बोलते हैं बेटा आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो आर्हीनियस इक्वेशन सिंपली बोलती है कि यार आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। नॉर्मली आपने देखा भी होगा, आप कॉमन सेंस लगा के सोचोगे तो अगर मैं हीट करूंगा किसी चीज को तो बेटा रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे ना, रिएक्शन ज्यादा इजीली हो पाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन जनरली इजी होते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी बढ़ गई। जब एवरेज एनर्जी बढ़ गई तो उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। वो पूरी हो गई तो अब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सक्सेसफुल कोलिजन दे पाएंगे। तो आर्हीनियस इक्वेशन सिंपली बोलती है कि रेट इंक्रीज करेगा विद टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट, क्योंकि के बढ़ता है, के बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, इसलिए रेट भी बढ़ेगा। तो उसे बोलते हैं जी के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये ए क्या है, अब ये आर्हीनियस कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब ये आर्हीनियस इक्वेशन थी, तो ये आर्हीनियस कांस्टेंट या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पार्ट तो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल से पहले जो टर्म आ रही है दैट इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब आप रिलेट करके बताओ ए किसके बराबर हुआ, पी जेड, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय ओरिएंटेशन फैक्टर, यही हुआ ना आपका आर्हीनियस कांस्टेंट। समझे? तो सिंपल, माइनस ई बाय आर टी क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद द मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्शन, एंड ए द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब देखो ऐसा अगर हम करें कि बेटा टेम्परेचर में बढ़ाता चला जाऊं, अगर मैं टेम्परेचर बहुत हाई कर दूं, मान लो मैंने व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस इंफिनिटी, एनीथिंग अमॉन इंफिनिटी इज जीरो, ई रेज टू पावर जीरो इज वन, तो के इज इक्वल टू ए आ गया। तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाते गए, ठीक है जी, टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, और बढ़ाया और फास्ट, और बढ़ाया और फास्ट, बढ़ाते 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 टेम्परेचर अप्रोचेस इंफिनिटी, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। तो जब बेटा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी वन, तो के आ जाएगा ए के बराबर। तो ए बेसिकली क्या है, ए इज इक्वल टू के व्हेन टेम्परेचर रीचेज और अप्रोचेज इंफिनिटी। तो रेट कांस्टेंट, तो ए क्या है, ए इज रेट कांस्टेंट इफ ऑल द कोलिजन हैड इनफ एनर्जी। तो बेटा ये फैक्टर वन होने का मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं ना फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, कितनों के पास सफिशिएंट एनर्जी है जी, 0.2 फ्रैक्शन 20%, 0.4 फ्रैक्शन 40%, नहीं, अब बोल रहा है अगर सबके पास सफिशिएंट एनर्जी हो तो ये फ्रैक्शन वन हो जाएगा ना, तो के ए के बराबर आ जाएगा। तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स के पास, सॉरी सारे कोलिजन के पास है ना, मॉलिक्यूल का सफिशिएंट एनर्जी होगी तभी तो कोलिजन में वो होगा। तो सबके पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, तभी जाके आप बोल सकते हैं कि एट दैट पॉइंट के इज इक्वल टू आर्हीनियस कांस्टेंट। ठीक है, तो ए को बोला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट। ईए, व्हाट इज ईए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, अभी बात करेंगे उसके बारे में। के आ गया आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, यार जो एक्टिवेट कर दे उसको, क्या होता है एक्टिवेट करना। देखो ये अपनी बॉल है यहां पे, इसको मेरे को उस तरफ लेके जाना पहाड़ी के, ठीक है, अब मैं इसको धक्का लगाऊंगा, एक्चुअली जाना है इसको नीचे, अपने को नीचे जाना है, पर इसको ये चढ़ाई ही पड़ेगी। तो बेटा दिस इज आवर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने के लिए जो उसको ये चढ़ाई चढ़नी पड़ी, मतलब इतनी एनर्जी अगर मैं नहीं दूंगा तो
वो नहीं जा पाएगा ना वहां। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सर प्रोडक्ट की एनर्जी तो रिएक्टेंट से कम ही है, तो ये सीधा क्यों नहीं चला जाता, ये चढ़ाई चढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बेटा जब दो चीजें आपस में कोलाइड करेंगी तो कुछ बॉन्ड भी तो तोड़ने पड़ेंगे। उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए बॉन्ड बनाने हैं। जब बॉन्ड टूटेंगे, एग्जिस्टिंग बॉन्ड जब टूटेंगे, कुछ उसमें चेंजेस होंगे, है ना, स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, तभी तो कुछ नया बनेगा। तो बेटा वो तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, फिर जब नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब वो एनर्जी रिलीज जो हुई वो ज्यादा हुई या कम हुई, उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनली प्रोडक्ट इससे एनर्जी में नीचे आता है या इससे ऊपर ही रहता है। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट नीचे ही आएगा, इसके कंपैरिजन में ये ऊपर भी रह सकता है, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि नए जो बॉन्ड बने हैं उनके बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई और जो बॉन्ड टूटे थे उनको तोड़ने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो इसको ऐसे चढ़ के क्रॉस करना है। तो बेटा जब तक ये चढ़ाई नहीं चढ़ेगा तब तक रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड कि रिएक्टेंट को, अब ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस है। ये क्या है? दिस साइड इज कॉल्ड, एक्स एक्सिस पे हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को प्लॉट किया हमने, ठीक है? तो रिएक्टेंट को जब मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तभी तो इसको क्रॉस कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बस। और डेल्टा एच कैसे निकालते हैं अभी तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट क्योंकि एनर्जी में नीचे है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये आ गया आपका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। और क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है ना? अगर यही रिएक्शन ऐसे स्टार्ट होके यहीं पे आ जाता, यहीं पे रुक जाता, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती रिएक्टेंट से, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता था। तो वो एक्सोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, वो बात अलग है। पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? ये। तो बेटा ये पॉइंट क्या हुआ फिर? ये तो रिएक्टेंट आ गए, वो प्रोडक्ट आ गए, ये पॉइंट क्या है? बेटा दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मतलब उधर खड़ा, अब जब बॉल उधर खड़ी उधर को भी लुढ़क सकती है। अब ये ट्रांजिशन कर रहा है कि मैं इधर को लुढ़क गया तो वापस रिएक्टेंट पे हूं, और इधर को लुढ़क गया तो प्रोडक्ट साइड आ गया, है ना? अब ये ऊपर खड़ा हुआ है, किधर को भी जा सकता है, ये रिएक्टेंट की साइड भी गिर सकता है, ये प्रोडक्ट की साइड भी गिर सकता है। तो अभी ये ट्रांजिशन करेगा, ठीक है, किसी भी साइड। तो ये ट्रांजिशन हुई। तो ट्रांजिशन स्टेट कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये कोई स्पीशीज नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेप का एक बीच में जस्ट पॉइंट है, ठीक है? रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में जा रहे हो, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में बीच में जस्ट एक पॉइंट था उस जर्नी में, जहां पर यहां पर क्या है, ये इसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है? पूरे रिएक्शन की प्रोग्रेस में जो हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर जो बॉन्ड टूटने वाले होते हैं वो पार्शियली टूट चुके होते हैं, जो नए बॉन्ड बनने हैं वो पार्शियली बन चुके होते हैं। तो ऐसा मत बोलना कि ट्रांजिशन स्टेट अपने आप में एक मॉलिक्यूल, एक स्पीशीज है। नो, ये एक ऐसा पॉइंट है रिएक्शन के प्रोग्रेस में जहां बनने वाले बॉन्ड पार्शियली बन चुके हैं। 50% भी मत बोलना। टूटने वाले बॉन्ड पार्शियली टूट चुके हैं, 50% भी नहीं बोल सकते हम। परसेंटेज कितनी होगी दैट डिपेंड्स, ठीक है? वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी काफी चीजें, तब आप उसके बारे में बात कर सकते हो। तो टूटने वाले आधे टूट चुके हैं, आधे नहीं मतलब पार्शियली टूट चुके हैं, बनने वाले पार्शियली बन चुके हैं, तो वो ऐसा वैसा चल रहा है कुछ ना। ये बेचारा रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उस रिएक्शन का, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो चलिए देखिए, अब जैसे ये रिएक्शन है H रेडिकल प्लस F2, तो H रेडिकल को बेटा F2 से रिएक्शन करना है, तो ये चला यहां पर। अब देखो यहां पर क्या हुआ, H रेडिकल का F2 से हुआ, तो फाइनली इसको क्या बनाना था, HF, और F रेडिकल तोड़ना था। बेटा F रेडिकल तो तभी टूटेगा ना जब F2 का बॉन्ड टूटेगा। ये F2 है और ये H रेडिकल है, तो इसका इसके साथ इन दोनों का बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि इन दोनों का बॉन्ड पार्शियली बन चुका है और टूटने वाला बॉन्ड पार्शियली टूट चुका है, और ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है क्योंकि बड़ा अनस्टेबल है, सबसे अनस्टेबल पॉइंट है ये। तो इट इज नॉट अ स्पीशीज, इट इज जस्ट अ पॉइंट इन द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट। तो रिएक्टेंट से जो एक्टिवेशन एनर्जी, और एक टर्म आती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या आती है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। बेटा नीचे से लेके मतलब बेस से लेके टॉप तक का जो टोटल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी।
और रिएक्टेंट से लेके यहां तक का दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा ऊंची होगी उतना मुश्किल है ना, उतनी चढ़ाई चढ़ के उसको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। अगर मैं किसी तरीके से इस ऊंचाई को कम कर दूं तो ये बड़े आराम से निकल जाएगा, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी तो ये जल्दी रिएक्शन कर लेगा ना। ये तो इसी चक्कर में वेट कर रहा था कि मेरे को इतनी एनर्जी मिले तो मैं रिएक्ट करूं। अगर ये एनर्जी रिक्वायरमेंट में कम कर दूं तो वो कोलिजन जो बेचारे एनर्जी में यहीं तक पहुंच पा रहे थे या यहीं तक पहुंच पा रहे थे, है ना, उनका इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था ना कोलिजन। तो अगर मैं नीचे कर दूं किसी तरीके से, एक नया पाथ प्रोवाइड कर दूं जिसमें ये तो वो कोलिजन जो पहले इफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे वो भी हो जाएंगे, तो रेट बढ़ जाएगा ना। तो वो काम करेगा हमारा कैटलिस्ट, तो उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो ये क्लियर है सबको। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो फिर ये रिएक्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से लेकर रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की स्पेसिफाई होगी। और बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस आ गया आपका डेल्टा एच। तो ये बताओ यार, ये ऊपर जाए या नीचे जाए, कितना मर्जी जाए, डेल्टा एच तो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना डेल्टा एच। अगर मैं इसको और ऊंचा कर दूं तब भी प्रोडक्ट तो फाइनली इधर ही आया, रिएक्टेंट इधर ही था, तो डेल्टा एच को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दूंगा, मैं कम कर दूंगा, डेल्टा एच उतना रहेगा। हां, पर एक चीज जरूर है, यहां पर एक चीज मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है ना, ये तो मैं लिख सकता हूं ना। ठीक है, यहां पर ऐसा बोल दो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब आप खुद देख लो यार, EA फॉरवर्ड छोटा है, मान लो ये एनर्जी, ये वैल्यू है 5 और ये वैल्यू है 10, तो अगर फॉरवर्ड वाली एनर्जी है 5 माइनस ये वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ये है 10, तो बेटा डेल्टा एच कितना आ गया, -5। तो आया ना नेगेटिव, प्रोडक्ट नीचे है तो डेल्टा एच नेगेटिव ही आना था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना था। तो बेटा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच होता है। तो कभी कभी क्या देते हैं रिएक्शन में, वो आपको बैकवर्ड दे देंगे, डेल्टा एच दे देंगे, और रिएक्शन में आपको क्वेश्चन में फॉरवर्ड चाहिए होगी पर फॉरवर्ड नहीं देंगे, बैकवर्ड भी दे देंगे और डेल्टा एच भी दे देंगे। तो इक्वेशन लगाओ और फॉरवर्ड निकाल लो, या क्या बट डेल्टा एच पूछ लेंगे और ये दोनों वैल्यू दे देंगे, तो ये दोनों वैल्यू हैं तो डेल्टा एच निकल जाएगा, उसको आप किसी ना किसी फॉर्मूला में यूज करेंगे आगे और आंसर निकल जाएगा। तो आई थिंक ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको बहुत डिटेल में से समझा रहा हूं क्योंकि कोई पता नहीं होता यार, आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी है नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं है तो मेरे को उन बच्चों का भी तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, मतलब टारगेट वही है कि यार हर बच्चे को समझ आए। देखो अब बस ये ग्राफ समझाऊंगा, बाकी की कहानी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अब ये काम करते हैं, चलो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को अगली क्लास में कवर करते हैं क्योंकि फिर ना मोमेंटम टूट जाएगा बीच में, मैं आधे में पहुंचूंगा इसमें, फिर वो अनदर टेम्परेचर पे। तो काम करना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ के आना, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाला जो था ना, ये हाइट के कोरिस्पॉन्डिंग जो स्पीड आती है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अब हम फ्रैक्शन को स्पीड के साथ नहीं, फ्रैक्शन को काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ, पर्टिकुलर एरिया का ग्राफ अगर हम लें, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, पर्टिकुलर शेडेड एरिया का वैल्यू अगर हम निकालें, ठीक है, ये एरिया ये क्या देता है आपको, टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, T1 टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा है, इससे हाई टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा होगा, ये सारी चीज थोड़ी सी पढ़ के आना, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका अरीनस पे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ जाएगा, ठीक है। फिर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस काफी अच्छी वाली करेंगे, प्रीवियस ईयर के IIT एडवांस के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो इतना पढ़ के आना, ठीक है। तो आई होप कि मैंने अपना पूरा एफर्ट से आपको अच्छे से पढ़ा दिया, बता दिया, पूरी ईमानदारी से, ठीक है। तो आपको मजा आया होगा, तो प्यारो अगर मजा आया है तो जल्दी से लाइक करते चलो, ये लाइक का आंकड़ा बढ़ा दो और आके अपने दोस्तों को बेटा जरूर शेयर करना, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट यही है। बहुत सारे, देखिए बहुत सारे कमेंट्स बच्चों के आते हैं, सर मुझे आपका चैनल
इतने महीनों के बाद मिला, काश मेरे को पहले मिल जाता ये चैनल, मेरे इतने टॉपिक छूट गए हैं। बेटा जितना आप शेयर करोगे, क्योंकि ये देख के सच में मतलब बुरा लगता है कि किसी बच्चे को अगर ये चीज़ 1 महीना पहले मिल गई होता चैनल, तो उसकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होती, इसका काफ़ी टाइम